सुसर हर रोज मुझे बड़ी तरसती निगाहों से देखता। एक दिन मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने साड़ी उतार कर मेरी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। मेरा ससुर मुझे बड़ी तरसती निगाहों से देखता। जब भी मेरा शौहर काम पर जाता वो बहाने बहाने से मेरे कमरे में आता। एक दिन मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने इसके कमरे में जाकर साड़ी खोल दी और फिर मेरी शादी को अभी बमुश्किल 7 दिन ही नहीं गुजरे थे कि मेरे ससुर ने बुलंद आवाज में मुझे पुकारा। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर असद ने शादी की पहली रात ही मुझे खास ताकीद की थी कि उनके वालिद को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कभी भी किसी बात से इनकार न करना, क्योंकि वो गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाते। और मैंने भी इसी दिन से यही देख रखा था कि जैसे ही मेरे ससुर की आवाज़ आती असद का रंग उड़ जाता, उनकी हवाइयाँ उड़ जाती और वो फौरन कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की हालत देखकर मेरे दिल में भी ससुर का खासा रोब बैठ गया था। वो वाकई हर वक्त ही गुस्से में नजर आते थे। अभी हमारी शादी को 7 ही दिन हुए थे और 8वां दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह ही असद ने मुझसे खुशी खुशी कहा कि आज हम बाहर घूमने चलते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि इसी लम्हे मेरे ससुर ने असद को बुलंद आवाज दी और वो फौरन कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर चीखने चलाने की आवाजें सुनाई दी। ससुर मेरे शौहर असद पर बरस रहे थे कि 7 दिन शादी के हंगामों में गुजार कर तुम्हें ये एहसास भी नहीं रहा कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, और मजीद तुम आज भी छठी कर के कमरे में बंद हो। अभी फौरन फैक्ट्री पहुंचो और तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो कोताही न करे। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम हर वक्त कमरे में कैद होकर बीवी के साथ बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो कि वो भी अब किचन की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि यहाँ कोई औरत नहीं रहती जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को 7 दिन ही हुए थे और उन 7 दिनों में भी ससुर को नाश्ता में ही बना कर देती थी, और इस नाश्ते में भी मेरे ससुर कई बार बिला वजह के नक्स निकाल चुके थे। मगर असद ने पहले ही मुझे बड़ी मोहब्बत से समझा रखा था कि प्लीज तुम अब्बा की बातों का बुरा न मानना। मैं तो पहले ही इस सोच में गुम थी कि आखिर ससुर का मिजाज ऐसा क्यों है। मगर आज का शोर शराबा सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई थी। जब असद वापस कमरे में आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कहने लगे, मुझे मुआफ करना, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने मुस्कराकर कहा, कोई बात नहीं, काम पहले बाहर घूमना, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कोई एतराज नहीं किया और असद फौरन फैक्ट्री चले गए। मैं बेदिल्ली से किचन में आई और बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया था और घर के सारे काम खुद किए थे, क्योंकि मेरे ससुर ने मुलाजमों को जवाब दे दिया था। कहते थे जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। खैर, फिर मैंने पूरे घर की सफाई भी मुकम्मल कर ली और फिर थकी हारी जैसे ही अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने फौरन सर पर अच्छी तरह दोपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन क्योंकि वो रेशमी था इसलिए बार बार संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पीर तक बड़े गौर से देखा और अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए अजीब अंदाज में कहा, मुझे दूध पीना है। ये सुनते ही मुझे फौरन अपने धेले दोपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरे सीने से हिट चुका था। मैंने फौरन दोपट्टा संभाला और कमरे से बाहर आ गई। मुझे उनकी नज़रों और अंदाज से अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटी को इस नज़र से नहीं देखता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मजबूरना में घबराहट के आलम में फरीज खोलकर दूध का गिलास निकाला और अपने दोपट्टे को अच्छी तरह से लपेटकर दोबारा उनके कमरे में चली गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पलटने लगी तो उन्होंने कहा कि कभी मेरे पास बैठकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मैं सारा दिन तन्हा बैठता रहता। उनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए उनके रोकने पर मुझे बेड के किनारे पर बैठना पड़ा। फिर वो मुझसे उधर उधर की बातें करने लगे और फिर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो फौरन पीछे हटा लिया और बोले, तो बिल्कुल ठंडा है, मैं तो सिर्फ गर्म दूध पीता हूँ। ये कहते हुए उनकी नज़रें एक बार फिर मेरे चेहरे से मेरे वजूद पर गहराई से दौड़ने लगे, जिससे मेरे हाथों में नमी और चेहरे पर पसीना नुमदार होने लगा। उन्होंने कहा कि अभी जाओ और इस दूध को गर्म करके लाओ। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और घबरा कर बाहर आ गई। हालांकि 2 दिन से वो असद से इंतहाई सख्त लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन आज उनका अंदाज बिल्कुल नरम था, जैसे वो कोई और ही शख्सियत हो। मैंने दूध को पतीली में डालकर गर्म किया और दोबारा गिलास में भरकर ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने बढ़ाया, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मेरे जिस्म में करंट सा लगा। मैंने फौरन हाथ पीछे खींचा तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, अरे कहाँ जा रही हो, बैठो ना, मेरे पास बातें किया करो। इस तन्हाई ने तो अब मुझे और भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया है।
ये कहते हुए उन्होंने गहरी आह भरी और फिर कहने लगे कि तुमने शादी के अगले रोज जो ब्लैक रंग का फैंसी जोड़ा पहना था वो तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा था, आज शाम को वही पहन लेना। उनकी ये फरमाइश सुनकर मुझे शदीद नागवारी महसूस हुई, क्योंकि ये बात तो मेरे शौहर असद को कहनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोजाना ही ये मामूल बना लिया था कि जैसे ही असद फैक्ट्री चला जाता तो फौरन मुझे आवाज देकर अपने कमरे मैं बिला लेते और मेरे वहां पहुंचते ही वो मुझे अजीब नजरों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते और फिर कहते कि मुझे दूध पीना है, जरा दूध ला दो। तो जब मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो वो मेरा हाथ थाम लेते और कहते बहुत थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया करो और 2-4 बातें कर लिया करो। लेकिन मैं उन्हें टालने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना पकाने का काम है या बर्तन धोने हैं। दरअसल मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मेरा दिल अंदर से बेचैन सा हो गया था। सोचने लगी थी कि मुझे इस हवाले से असद से जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे करती, क्योंकि वो तो अपने बाप के सामने कांपने लग जाता था, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालता था, सिर्फ सर झुकाकर जी अब्बा जी कहता रहता था। इस दिन मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, अचानक मेरे ससुर वहां आ गए और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की, मैं बामुश्किल अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं बेड पर बैठ गई, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने तय कर लिया था कि आज रात को असद के आने पर हर हाल में इसे सब कुछ बताऊंगी। पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मेरे ससुर बार बार दरवाजा खटखटाते रहे कि भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन मैंने दरवाजा ना खोला और ना ही कोई जवाब दिया। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी यही सब कुछ करती जो मैंने किया। रात को मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। बाहर असद खड़ा था, वो गुस्से में कहने लगा, निम्रा दरवाजा खोलो, ये क्या हरकत है, तुम सुबह से दरवाजा बंद किए बैठी हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला दोनों बाप बेटा गुस्से से मुझे घूर रहे थे। असद गुस्से से बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है, तुमने इसे रोटी तक नहीं दी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने धीमे लहजे में कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप किसी और का बंदोबस्त करने का सोच लें। मेरी ये बात सुनकर असद आग बगुला हो गया। पीछे से मेरे ससुर बोल उठे, देख रहे हो बेटा, अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए और ये लड़की अपना असल रंग दिखाने भी लग गई है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसी लड़कियां शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर की अलहदगी के ख्वाब देखने लगती हैं। असद ने गुस्से से कहा, आज तुमने ये बात कही है, आइंदा अगर मुंह से निकाली तो हाथ में तलाकनामा थमाकर तुम्हें इसी वक्त रुखसत कर दूंगा। ये सुनकर तो मेरा रंग फक हो गया। मुझे अपनी माँ की बातें याद आने लगे, जिन्होंने रुखसती के वक्त मुझसे कहा था, बेटी कभी भी ससुराल वालों से लड़कर वापस न आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात माना, अपना घर संभालने की हर मुमकिन कोशिश करना। अपनी माँ की नसीहत को मद्देनजर रखते हुए मैं भी हर हाल में अपना घर बसाना चाहती थी, मगर मेरे ससुर मुझसे जो कुछ चाहते थे वो भी मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरे ससुर की बेबाकी और गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और इस वक्त असद जिस तरह गुस्से से आग बगूला था, अगर मैं उन्हें सच बताती तो वो यकीनन मुझे ही झूठा समझते। मैंने खामोशी इख्तियार की और जाकर बेड पर बैठ गई। ससुर गुस्से में असद से कहने लगे, इसे आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग ठीक कर दो, वरना मैं खुद उसकी माँ से जाकर बात करूंगा और उसके बाप से कहूंगा कि अपनी बेटी को संभाले। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने खड़ी नजर अपने ससुर पर डाली। असद मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, आखिर तुम्हें मसला किया है, कौन सा बोझ तुम्हारे सर पर है जो तुमसे संभाला नहीं जा रहा। अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना बहन, ना भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा, काश मेरी सास, नंदे और देवर होते तो आज मैं इस मसाइल से ना गुजर रही होती। असद ने गुस्से से मुझे घूरा और कहा कि मेरे बाप ने ऐसा किया मसला खड़ा कर दिया है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो उन्हें चाहिए, वो भी अगर तुझे बोझ लगती है तो मुझे साफ बता। मैं घर में सुकून चाहता हूँ, फैक्ट्री से थक कर आता हूँ और यहाँ आकर भी बेसुकूनी और फसादात नहीं देख सकता। मैंने शादी सुकून के लिए की है, ना कि रोज रोज झगड़े सुनने के लिए। मैंने कहा, असद तुम ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करवा दो। मेरे मुंह से ये सुनना था कि असद का हाथ मेरे चेहरे पर आ चुका था। वो गुस्से से मुझ पर चीखे कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, ये मेरे बाप की उम्र है शादी की, 2 रोटियों का बोझ भी तुमसे उठाया नहीं जा रहा और ऐसी बातें कर रही हो। मैंने कहा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बोले कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, बेतों की बात है ये। मेरे बाप की उम्र 80 साल है, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ है और तुम चाहती हो कि इस उम्र में शादी करें और किसी औरत की जिम्मेदारी उठाएं। अब मैं कैसे बताती कि उनका बाप मुझ पर नजरें जमाए बैठा है।
میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ ان کی شادی کروا دیں، میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی یعنی اپنی ساس کو بھی سنبھال لوں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ تنزیہ مسکرائے اور